हेलो गाइस, बीएनएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा आज फिर लेके आया हूँ एक नई क्लास। और आज की क्लास में जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है लूसेंट एमसीक्यू का, तो उसी का आज तीसरा पार्ट होगा। और आज भी हम देखेंगे 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह दिया था क्रॉमर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रेशर का नियम क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, मुद्रा का प्रचलन। क्या कहलाता है? मुद्रा का प्रचलन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वो क्या कहलाती है? वो गर्म मुद्रा कहलाती है। कौन सी मुद्रा? गर्म मुद्रा कहलाती है। अगले क्वेश्चन, हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। कौन सा कारोबार? अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। हाई करेंसी से क्या तात्पर्य है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या हो? कम हो। कौन सी मुद्रा कहलाती है? हार्ड करेंसी कहलाती है। सॉफ्ट करेंसी क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस मुद्रा का भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, वह कौन सी मुद्रा होती है? विधिग्राह्य मुद्रा। सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना सस्ती मुद्रा कहलाती है। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? रुपया। विधिग्राह्य मुद्रा क्या होती है? जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था विधिग्राह्य मुद्रा। तो विधिग्राह्य मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो लेने वाला कानूनी तौर पर मना नहीं कर सकता, उसे लेना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो जेबी से प्रस्तुतकर्ता थे। अगला क्वेश्चन, मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? तो सी ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं होता है? तो मुक्त बाजार नीति जो होता है, ऑप्शन नंबर ए, यह सहायक नहीं होता है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं मुद्रास्फीति कहलाती है। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के कारण मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है स्टैगफ्लेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या होती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यह विफल हुई तो इसे कौन सी स्थिति में उत्पन्न होती है? तो यह मुद्रास्फीति के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो देनदार, देने वाले को
सबसे ज़्यादा हानि होती है अगर मुद्रास्फीति होती है तो। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है कर्ज लेने वाला। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। आप 24 क्वेश्चन कर चुके हैं, लगभग आधे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आधा ही आपका और बचा है। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी ख़त्म करने की ताकि कम समय में ज़्यादा कुछ कवर हो पाए। और लेक्चर तो आपने पढ़ा होगा तो ये आपकी प्रैक्टिस के तौर पे है मानिए से। अगर आपको और अच्छे से सुनना है तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके सुन सकते हैं या फिर रोक करके आंसर देख के पढ़ सकते हैं। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो बचत का बजट प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि करके, सरकारी व्यय में कटौती करके। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो ब्याज की दर में कमी यह नहीं है। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वह वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण किया जा सकता है। कौन सी मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है? तो M1 की। किस संगठक को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो M3 को। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? डाकखानों की मांग जमा को। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति होती है। मुद्रापूर्ति में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति होती है। किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? तो इनमें से सभी। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? तो सभी को सम्मिलित किया जाता है। आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1806 में। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है यह वह आय है जिस पर कर अवंचन नहीं हुआ हो, मतलब उस पर टैक्स न दिया गया हो, चोरी की मुद्रा। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही है, आप पढ़ सकते हैं। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहित करना। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? तो अवमूल्यन ही सुधारक होता है। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। भारतीय रुपए का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? तो 1949 में किया गया था। भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था 1991 में। किस वर्ष भारतीय रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? तो 1991 में किया गया था। जुलाई 1991 में भारतीय रुपए के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपए का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन